मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? आज जी, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसको रिवीजन किए थे। आज जी, आज हम लोग जो है वेक्टर को रिवीजन करने वाले हैं। वेक्टर को रिवीजन भी करेंगे और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान आपको यहाँ पर अपना सारा ध्यान यहाँ लगा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर की बात करें ना, तो वेक्टर पढ़ने स्टार्टिंग ही हम किए थे। किसी भी पॉइंट को हम लोग किस प्रकार वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे? बहुत भैया जी, हम जो है इसमें पहले वाले में आई, दूसरी वाले में जे, तीसरी वाले में हम लोग के लगाते थे। जस्ट लाइक 4i प्लस 3j प्लस 3k, इस प्रकार। ये आई क्या था? आई जो है एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश ये एकांक सदिश था। क्या था? एकांक सदिश। ये जे के हमारा y एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश था और ये के हमारा z एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश था। ठीक, इसी को सपोज हमारा कोई पॉइंट है a1, b1 और c1, इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो a1i प्लस b1j प्लस c1k, इसी का एक नया नाम रख देंगे जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर ए। समझ में आ रहा है? वेक्टर ए हम लोग a1i प्लस b1j प्लस c1k, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखे थे किस प्रकार इस वेक्टर का हम लोग मापांक निकालेंगे। जैसे ये 4 3 3 है, इसका अगर हमको मापांक निकालना होता था तो सिंपल सा रूट अंडर के अंदर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर से 3 का स्क्वायर, मतलब सबके स्क्वायर को जोड़ करके उसका रूट निकालते थे। सेम वही चीज, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, हमको इसका मापांक निकालना है, तो सिंपल सा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और सबको ऐड करके इसका रूट निकालेंगे तो हम लोग का मापांक निकल जाएगा। मापांक निकालने के बाद हम लोग देखे किस प्रकार मात्रक सदिश निकालते हैं। मात्रक सदिश किस प्रकार निकालते हैं? तो मात्रक सदिश निकालने का तरीका क्या था? सिंपल सा, हमको जिसका मात्रक सदिश निकालना होता, सपोज ये वेक्टर ए है, इसका हमको मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश को डिनोट करते हैं हम लोग ए के ऊपर टोपी पहना देंगे। ये टोपी मतलब ये मात्रक सदिश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मात्रक सदिश निकल रहा है। इसी एकांक सदिश का दूसरा नाम है मात्रक सदिश। ध्यान में रखना, एकांक बोलो या मात्रक बोलो, एक ही बात है। इसलिए यहाँ पर टोपी लगा, यहाँ पर टोपी लगा, यहाँ पर टोपी लगा। अगर हमको वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकालना होगा तो ए पर टोपी लगा देंगे। मतलब इसको निकालते कैसे है? सिंपल सा, वेक्टर ए का मात्रक सदिश तो वेक्टर ए में हम लोग डिवाइड कर देंगे। किससे? इसके मोड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मात्रक सदिश निकल जाएगा। हमको इसका मात्रक सदिश निकालना है, वेक्टर ए का मात्रक सदिश, तो सिंपल सा वेक्टर ए का मात्रक सदिश जिसको दिखाते हैं ए पर टोपी के फॉर्म में, ये निकलेगा। वेक्टर ए में हम लोग इसी के मोड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मात्रक सदिश निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जितना भी लेक्चर आया उसमें सबसे हल्का चीज तो रिवीजन करना भूल ही गए थे। वो क्या था? भूल ही नहीं थे, मैंने छोड़ दिया था। वो क्या था? पहला था शून्य सदिश। ये सदिश का प्रकार है, सदिश का प्रकार। तो भैया जी, ये सदिश का प्रकार क्या होता है? सदिश का प्रकार हम लोग देखेंगे तो आप ध्यान पूर्वक इस नाम को देखोगे। शून्य सदिश, शून्य सदिश नाम से ही लग रहा होगा कि कोई जीरो है। शून्य मतलब जीरो। हाँ जी, अब शून्य सदिश होता क्या है? सिंपल सा एक जीरो दे देंगे, यही आपका शून्य सदिश है। मतलब ऐसा सदिश लेना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट दोनों एक के हो जाए। जैसे हम ये वेक्टर स्टार्ट किए, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा, ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर ये अंत हो रहा, जिसको हम लोग सपोज मान लेते हैं वेक्टर के। तो ये इसका ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड वाला पॉइंट। हम कहेंगे शून्य सदिश किसको कहेंगे? ये हुआ, इसका स्टार्ट पॉइंट भी यही है और इसका एंड पॉइंट भी यही है। मतलब शून्य सदिश किसको कहते हैं? जिसका स्टार्ट मतलब आरंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु, स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य सदिश। नाम में ही छिपा है शून्य, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग तो उस दिन ही देख लिए थे कि मात्रक सदिश किसको कहते हैं। कोई भी सदिश हो जाए, सपोज हमारी उंगलियों को अगर हम लोग एक सदिश मान ले तो एक एकांक भाग, इसको हम लोग मात्रक सदिश कहेंगे। मात्रक सदिश निकालने का तरीका भी होता है कि उस वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, मतलब उस वेक्टर का हमको लंका लगा देना है। हाँ जी, इसका मतलब मात्रक सदिश की बात करें तो मात्रक सदिश क्या होगा भाई? सिंपल सा एकांक सदिश। जैसे ये हमारा सदिश है, ये इसका
एकांक सदिश, ये जो एकांक सदिश है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। किसी भी सदिश का एकांक सदिश हमारा मात्रक सदिश कहलाता है। आगे उसके बाद मात्रक सदिश के बाद आपको ये जानना है कि समझना, ये सदिश है, ये सदिश है। अब बताना है, मैं आपके सामने दो इमेज बनाने वाला हूं। इस दोनों में ऐसा कौन सा दो वेक्टर है, ऐसा कौन सा इमेज है जिसमें आरंभिक बिंदु दोनों सदिश का एक ही बिंदु है। मतलब कौन सा सदिश एक ही बिंदु से निकल रहा है। तो क्या इस चित्र में ये दोनों सदिश एक पॉइंट से निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। इस चित्र में हाँ भैया इसी एक पॉइंट से निकल रहा है। जब किसी एक बिंदु से दो से ज्यादा सदिश निकलेगा, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये हमारी उंगलियां हैं, यहां पर एक मैं पॉइंट बना रहा हूं, इससे एक इधर सदिश निकला, इससे एक इधर सदिश निकला, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, मतलब एक ही पॉइंट से मेरा सदिश निकल रहा है। तो इस जब एक ही पॉइंट से जब दो से ज्यादा सदिश निकलेगा, अरे मिट नहीं रहा क्या? चलिए कोई बात नहीं, मिटाना तो है तुझे, अरे मिट जा। हाँ जी मिट गया। जब एक ही पॉइंट से जब दो से ज्यादा सदिश निकले तो उसको हम लोग कहते हैं सह आदिम सदिश। नाम में क्या ही बात है, सह आदिम सदिश। आदिम समझते हो? जब आदिम मतलब आदिवासी लोग, बहुत पुराने जमाने की बात है, ठीक। वहां पर क्या होता था, अभी ना हम लोग अलग अलग जाते हैं, हाँ जी, आदि मतलब पुराने समय में जो है लोगों का एक झुंड रहता था जिसको हम लोग कबीला कहते हैं। वो एक झुंड में एक ही साथ रहते थे, जो भी काम करना वो एक झुंड में ही रहा करते थे। बस वही चीज, ऐसा सदिश जो कि एक झुंड में ही है, एक ये झुंड है, इसी में से सब सदिश आएगा। याद रखने के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सह आदिम सदिश। साथ में रहना चाहिए, सह मतलब साथ, आदिम मतलब एक ग्रुप होना चाहिए, मतलब जब साथ में एक ग्रुप बन जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सह आदिम सदिश। हाँ जी, सह आदिम सदिश समझ में आ गया? बिल्कुल सही, सह आदिम सदिश समझ में आ गया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। सह आदिम सदिश के बाद आपको ध्यान में रखना है संरेख सदिश, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि दर्शाइए निम्न में से कौन संरेख सदिश है, लेकिन समझ में ही नहीं आता होगा आपको। हम लोग इतना सारा रामायण पढ़ लिए, लेकिन संरेख सदिश क्या होता है ये मुझे पहले ही बताना था, लेकिन हम लोग अपनी भावनाओं के गंगाओं में बहते चले गए, बहते चले गए, बहते चले गए। संरेख सदिश क्या होता, सपोज संरेख, रेख मतलब वह रेखा, सन मतलब जो एक ही रेखा के समांतर हो, सीधा समझना, संरेख सदिश रेखा के समांतर, सिर्फ समांतर आप ध्यान में रखो, समांतर। अगर समांतर ध्यान में रखोगे बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता, ये बताओ क्या ये संरेख सदिश है, ये बताओ क्या ये संरेख सदिश है, क्या ये संरेख सदिश है। सिर्फ समांतर देखो, किसमें समांतर है, तो इसमें समांतर है। भले ही इसका दिशा दोनों इधर है, इसका दिशा एक इधर है, एक इधर है, दिशा को मत देखो, सिर्फ देखो समांतर है कि नहीं। ये तो समांतर नहीं, ये समांतर, ये समांतर। तो सिंपल सा सिर्फ समांतर देखना है संरेख सदिश के लिए, ठीक। समांतर आपका ऐसे भी हो सकता है, एक कलम है, एक मार्कर, इस मार्कर के ऊपर इसके समांतर हो गया, इसी के ऊपर आ जाए, हाँ भैया ये समांतर है एक दूसरे के ऊपर। दिख रहा आपको एक समांतर है कि नहीं? हाँ समांतर है, ये संरेख सदिश। संरेख सदिश तो हो गया। इसके बाद है समान सदिश। समान सदिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दर्शाइए निम्न में से कौन समान सदिश है। तो समान सदिश किसको कहेंगे? समान मतलब होता है फोटोकॉपी। जैसे कि मेरा फोटोकॉपी कौन है? कोई ना है। मतलब फोटोकॉपी क्या, जैसे हूबहू ये इधर है, तीर इधर है, मतलब दिशा इधर है, मतलब जितना ये लंबाई उतना ही ये भी लंबाई होगा, उधर दिशा है उधर ये भी दिशा होगा, मतलब ये एक दूसरे के समान, एकदम हूबहू मिलना जुलना चाहिए, हम शकल, समझ रहे हो ना। तो ये जब ऐसा हो जाए, समान बिल्कुल समान हो जाए, चाहे दिशा की बात करूं या परिमाण की बात, हर एंगल से ये दोनों एक दूसरे के समान हो तो उसको समान सदिश कहेंगे। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं पूछता, आपको बताना होगा। सर बुक में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, हाँ जी मैंने देखा था, चलो कोई नहीं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी। बताइए इस सब में से कौन सा सदिश है जो कि शून्य सदिश है। तो भैया इसमें से ऐसा तो कोई वेक्टर नहीं दिखा, सिर्फ बिंदु वाला नहीं दिखा, तो शून्य सदिश अभी नहीं। मात्रक सदिश कौन है? तो यहां से लेके यहां तक हमारा मात्रक सदिश हुआ वेक्टर ए का,
वेक्टर बी का एकांक भाग मात्रक सदिश हुआ, वेक्टर सी का 1 2 3 भाग है तो एक भाग हमारा मात्रक सदिश होगा। अगेन सह आदिम सदिश कौन है? ऐसा सदिश खोजो जो कि एक ही पॉइंट से निकल रहा हो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वेक्टर बी भी निकला, वेक्टर सी भी निकला और वेक्टर डी भी निकला, तो सह आदिम सदिश कौन कौन हो गया? तो सह आदिम सदिश आपका वेक्टर डी हो गया, वेक्टर बी हो गया और वेक्टर सी हो गया। वेक्टर डी को देखो, ये इधर आया, तो भैया जी समझ में आ रहा है हमको। अगेन वेक्टर बी को देखेंगे, ये ऊपर गया, वेक्टर सी को देखेंगे, ये नीचे गया, तो एक ही पॉइंट से निकला है, तो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर डी, वेक्टर बी और वेक्टर सी को सह आदिम सदिश। संरेख सदिश किसको कहेंगे? जो समांतर होगा। समांतर कौन कौन है? ये वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के भी समांतर है। तो संरेख सदिश में वेक्टर ए आएगा, वेक्टर बी आएगा, वेक्टर सी आएगा, ए बी सी, ए और बी और सी, ये तीनों जो है आपका संरेख सदिश के अंतर्गत आने वाला है। समान सदिश कौन होगा? फोटोकॉपी। देखो तो कौन है? दिशा भी समान होना चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका समान सदिश है। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आपका समान सदिश है। चैप्टर शायद पहला प्रश्न, हाँ शायद उस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज में इसी तरह का सवाल पूछा गया है, देखना ठीक। आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर समझ तो होना चाहिए। मुझे लगा कि आप समझदार हो, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? हाँ जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सारी बातें आता है, इसको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक, इसको लिख लो, लिखना है तो। अगेन अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? अभी तक हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन किए। क्या क्या रिवीजन किए हम लोग? देखे कोई सदिश है, उसका मापांक किस प्रकार निकालते, मापांक निकालने के बाद उस सदिश का हम लोग एकांक सदिश किस प्रकार निकालते। एकांक सदिश निकालने के बाद, एकांक सदिश निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक। मान लेते हैं वेक्टर ए, समझने के लिए कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए ले लिए और वेक्टर बी ले लिए, आई है प्लस जे है, और वेक्टर बी जो है जे है प्लस के। वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिए, हम इसमें से जो है दोनों सदिश को जोड़ सकते हैं, दोनों सदिश को हम लोग घटा सकते हैं, किसी सदिश में हम लोग अधिश से गुना भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कहीं कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे हो? ये सब हम लोग कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आया, किस प्रकार करेंगे, वो सब भी हम लोग देख लिए थे। जैसे यहाँ वेक्टर ए हमारा आई है और जे, इसमें हमको जोड़ना है वेक्टर बी को जोड़ना है, तो सिंपल सा समान में समान को जोड़ेंगे, जो जैसे जिस अंदाज का होगा उसको उसी तरह जोड़ेंगे, मतलब शकल मिलाएंगे। यहाँ आई प्लस जे जोड़ का ब्रैकेट हटा देंगे, पहले ब्रैकेट हट गया, उसके बाद आई वाला कोई नहीं है, जे वाला दो है 2j, के वाला कोई नहीं, के लिख दिए। सेम यही फंडा हम लोग घटाओ में भी करेंगे। वेक्टर ए का वैल्यू लिख लो भैया जी, वेक्टर ए का वैल्यू लिखिए, वेक्टर बी का वैल्यू भी लिख लेते हैं। अगेन वेक्टर बी का वैल्यू लिख लिया, ब्रैकेट को तोड़ना है। अब ब्रैकेट भैया तो टूटेंगे ही टूटेंगे। अब देखो कोई कट रहा है क्या? हाँ भैया ये मर रहा है, इसको मार दो, बच गया आई माइनस के। इस तरह हम लोग जो है जोड़ और घटा में बस यही देखे कि किसका चेहरा मिलता है, चेहरा को चेहरा के साथ ऐड कर देना, जिसका सेम शकल मिलेगा उसको उसी के साथ ऐड करेंगे। जैसे यहाँ जे का जे के साथ शकल मिल रहा था, तो उसी के साथ जोड़ या घटा होगा। अगेन 2 इंटू वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का मान आई प्लस जे, तो आई प्लस जे, इसको सॉल्व करना सीखे 2i प्लस 2j, ठीक। अब यहाँ पर सेम वही चीज है भैया, कुछ क्या है यहाँ पर, वेक्टर ए का मान आई प्लस जे है, फिर प्लस 3 इंटू वेक्टर बी का मान क्या है, जे प्लस के है, इसको सॉल्व करना है। बस क्या करना है, 2i प्लस 2j प्लस 3j प्लस 3k, इस तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही, ये तो बात हुआ जोड़ घटाव, किसी अदिश से गुना करना, और बस इस तरह इसको किस प्रकार सॉल्व करते वो सारी चीजें हम लोग देख ली। ये तो बहुत हलवा चीज, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको तो समझना है भैया। क्या कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट होने वाला है? अच्छा, वहां तक जाने से पहले कोई सदिश हमारा, सपोज मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं, आपको बताना है। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो बताओ दोनों में अदिश पार्ट कौन है और सदिश भाग कौन सा है? अदिश घटक कौन सा है और सदिश घटक कौन सा है? तो सिंपल सा भैया हम जानते हैं, अदिश घटक मतलब क्या हुआ, जिसमें आई जे और के को छोड़कर 2 है, 3 है और 1 है, 2 भैया है और 3 भैया है और 1 भैया है,
यही ना अदिश घटक है। सेम वही चीज इसमें बताना है अदिश घटक कौन है। अदिश घटक कौन है इसमें भैया, इसमें अदिश घटक तो सिंपल सा A1 है, A2 तो नहीं है ना, B1 है और C1 है, A1 B1 और C1। और सदिश घटक कौन है उसमें, सदिश घटक कौन है इसमें, सदिश घटक भैया जी, तो सदिश घटक इसमें जो है 2i पूरा ये टर्म होगा, फिर 3j, फिर k, ये हमारा सदिश घटक हुआ। सेम वही फंडा यहाँ पर, सदिश घटक A1i। तो भैया जी ये सारी बातें तो मुझे पता ही थी। हाँ जी, तो यहाँ पर सदिश घटक अदिश घटक ये तो हम जाने ही थे, लेकिन क्या आपको पता है क्या भैया जी, जो किसी सदिश का जो भी अदिश घटक होता है, इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है, दिक् अनुपात। मतलब इसी दो को हम लोग, ये हमारा दिक् अनुपात भी है, दो को हम लोग ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, मतलब अदिश घटक को ही दिक् अनुपात भी बोलते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए। हाँ जी, चलिए थोड़ा दिक् अनुपात और दिक् त्रिज्या को देख लेते हैं। अभी तक में हम लोग क्या क्या देखे, कोई सदिश का मापांक किस प्रकार निकालते हैं, मात्रक सदिश किस प्रकार निकालते हैं, मात्रक सदिश का फॉर्मूला है, इस टोपी का वैल्यू होता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। उसके बाद हम लोग जो है दो सदिश का जोड़ घटाव, उसमें अदिश से गुना, सदिश घटक अदिश घटक, ये देखिए। अब अदिश घटक को ही हम लोग कहते हैं दिक् अनुपात। भैया जी ये तो नई बातें आ गई हमारे सामने। अब अदिश घटक को हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं। सुनिए, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। हाँ जी, इसमें कोई पॉइंट ले लिए ए बी सी। इस एबीसी पॉइंट को अगर हमको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसको हम लोग वेक्टर ए बोल देते। चलो, मैंने अभी तुरंत कहा ये ए बी और सी हमारा अदिश घटक है, जिसका नाम क्या है, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कौन है, दिक् अनुपात, तो भैया जी कितने सारे नाम याद रखने होंगे हमें। अरे कुछ ना बाबा, ये ए है, ये बी है, ये सी, हमारा दिक् अनुपात है। ठीक, अब समझना है, जब हमारा दिक् अनुपात दिया हुआ है, ठीक, अब हम लोग जानते हैं क्या, इसका जो स्थिति सदिश होगा यही होगा ना, स्थिति सदिश। हाँ भैया, ये हमारा स्थिति सदिश हुआ। ओ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा वेक्टर फॉर्म में, इसी को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। ठीक, अब जो स्थिति सदिश है, जैसे ये y है, ये x है, यहाँ z निकला हुआ, ठीक, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, y के साथ जो एंगल बनाएगा और z के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम लोग कहेंगे x के साथ अल्फा एंगल, y के साथ बीटा एंगल और z के साथ गामा एंगल। ठीक, इसी अल्फा बीटा और गामा को अगर कॉस के साथ लिख दिए, अल्फा बीटा और गामा को अगर हम लोग कॉस के साथ लिख दिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं दिक् कोसाइन, क्योंकि कोस के साथ लिखे हैं तो दिक् कोसाइन। ठीक, इसी का नया नाम है, सिर्फ नाम ध्यान में रखना, एल इसी को कहते हैं, एम इसको कहते हैं, एन इसको कहते हैं। ठीक, यहां से एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कि जब सबका स्क्वायर कर दिया जाएगा, लिख लो, जब सबका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो इसका वैल्यू 1 होता। हम लोग को पता है एल मेरा कॉस होता, कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम हमारा कॉस बीटा होता, कॉस स्क्वायर बीटा, एन हमारा कॉस गामा होता तो कॉस स्क्वायर गामा, सबको जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ठीक, तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपने खोपड़िया में सेट कर लेना, यही हमारा दिक् अनुपात और दिक् त्रिज्या होगा। ठीक, क्या आपको पता है जब हम लोग किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालते हैं, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है, इसका हमको मात्रक सदिश निकालना होगा, चलिए निकालते हैं मात्रक सदिश इसका। तो मात्रक सदिश क्या होगा, तो भैया हम लोग जानते हैं मात्रक सदिश किस प्रकार निकालते हैं, इस वेक्टर में अगर इसके मोड से डिवाइड कर दे, वेक्टर क्या है 4i प्लस 3j प्लस 3k, इसमें इसके मोड से, मोड क्या निकला इसका भैया, मोड निकला 4 चौके 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 16 प्लस 18 32 32 34, रूट अंडर 34 निकला, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 18, 18 16 32 34, रूट अंडर 34। तो इसका मतलब ये 4 बटे रूट 34 आई प्लस 3 बटे रूट 34 जे प्लस 3 बटे रूट 34 के। हम लोग उस दिन भी देखे थे कि इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए, इसको हम लोग कहते हैं एल, इसको हम लोग कहते हैं एम, इसको हम लोग कहते हैं एन, क्योंकि जब भी हम लोग एल एम एन निकालेंगे ना तो यही सेम रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास मात्रक सदिश दिया हुआ है तो आपको एल एम एन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर पहले से पता होगा
भैया जी एल तो यही होगा, एम तो यही होगा, एन तो यही होगा। मतलब इस चार में, जो चार में है, अगर चार में इसके मोड से डिवाइड कर देंगे, चार में अगर इसके मोड से डिवाइड कर देंगे तो एल निकल जाएगा। तीन में अगर मोड से डिवाइड करेंगे तो एम निकलेगा। इस तीन में अगर मोड से डिवाइड करेंगे तो एन निकलेगा। लेकिन जानते हैं ये चार हमारा ए है, बी है और सी है। देखो ए बी सी, मतलब अगर हम लोग ए में इस वेक्टर के मोड से डिवाइड कर दे, इस ए वेक्टर के अगर मोड से डिवाइड कर दे तो हमारा एल निकल जाएगा। अगर बी में, समझना, इसके मोड से डिवाइड कर दे तो हमारा एम निकल जाएगा। अगर सी में इसके मोड से डिवाइड कर दे तो हमारा एन निकल जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ डाउट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो लेक्चर आया हुआ है उसमें जो हम लोग होमवर्क में क्वेश्चन लिए है ना, वो आप पूरा नहीं कंप्लीट किए हो, तब जाकर के आपको यहाँ समस्याएं आ रही है। अगर यहाँ समस्याएं नहीं आ रही है, इसका मतलब आप अच्छे मन से तैयारी कर रहे हो। ठीक, मतलब हम लोग का दिक् अनुपात क्या होता, दिक् कोसाइन क्या होता, ये सारी बातें तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को समझ में आ गई कि भैया दिक् अनुपात क्या होता और दिक् कोसाइन क्या होता। हाँ जी, यहां तक में कहीं कोई समस्याएं नहीं है। इसके बाद दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, इसको समझने के बाद हम लोग ये देखे थे अभी ना, यहाँ पर इस चित्र में हम लोग इस ए पॉइंट को डायरेक्ट लिख लिए थे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आखिर ये डायरेक्ट क्यों हुआ? यहाँ पे दो पॉइंट है ओ ए, समझना क्या है, ओ ए पॉइंट है, मतलब यहाँ ओ पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट, ओ और ए। इसका नियामक, इसका वेक्टर किस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको समझना है। दो बिंदुओं के बीच सदिश किस प्रकार निकालते हैं उसको समझना है। ए हम लोग कहें, मान लो ए बी और सी, ओ हमारा 0 0 0, ओ ए निकालना है तो वेक्टर ओ ए निकालेंगे और वेक्टर ए उल्टा भी निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक, ओ ए भी और ए ओ भी, इधर से भी और इधर से भी, बस आइडिया थोड़ा चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आई लिख लेते, जे लिख लेते और के लिख लेते, क्योंकि आई जे के भैया तो आएंगे ही, इसमें भी आई जे के भैया आएंगे। ठीक है, चलिए आई जे के पहले से भविष्यवाणी कर लिए। अब ओ ए देखेंगे, अंतिम में कौन आ रहा है, ए, तो ए में घटाना है इसको, जो चीज अंतिम में आएगा उसी को पहले लिखेंगे। अंतिम में ए आ रहा है तो ए में घटाएंगे, ए में 0 घटाओ, ए माइनस 0। ठीक, फिर बी में 0 घटाओ, बी माइनस 0, फिर सी में 0 घटाओ, सी माइनस 0। इस प्रकार घटाना है। यहाँ अंतिम में ओ आ रहा, इसका मतलब 0 में घटाना है, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, फिर 0 माइनस बी, 0 माइनस बी, फिर 0 माइनस सी, 0 माइनस सी। इस प्रकार इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये सब भी हम लोग देखे थे किस प्रकार हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई पॉइंट आर आ गया, वेक्टर आर, ये हमारा वेक्टर पी है, ये हमारा वेक्टर क्यू है, तो किस प्रकार वेक्टर आर का हम लोग वैल्यू निकाला करते थे, वो भी हम लोग देखे थे। हाँ जी, किस प्रकार हम लोग निकाला करते थे वेक्टर आर का वैल्यू, ये भी हम लोग देखे। अरे ये क्या है, ये मिट गया, पी क्यू, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू। अच्छा छोड़ो, पी क्यू ले लिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक, वेक्टर का फॉर्म लिख लिया हम लोग। इस आर, ये वेक्टर आर जो, इसका मान कैसे निकलेगा, जब इस अनुपात में, जो भी अनुपात यहाँ पर है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो m1 वेक्टर क्यू प्लस जो ये अनुपात m2 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, m2 वेक्टर p बटे दोनों अनुपात को जोड़ देना, तो आराम से जो है ये वेक्टर आर हम लोग का निकल जाएगा। ये क्लास 10th में आप भर भर के बनाए हो, इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तकलीफ होगा आपको। अगर ये आर बाहर हो जाए, मतलब ये अंतः विभाजन है, ये क्या है, अंतः विभाजन। अगर ये आर बाहर चले जाए, बाह्य में चले जाए, बाह्य विभाजन हो जाए, तो क्या होगा, बाह्य विभाजन वेक्टर आर क्या होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, m1 वेक्टर q माइनस m2 वेक्टर p बटे m1 माइनस m2। ठीक, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अगर मान लो m1 और m2 के बीच का ये मध्य बिंदु हो गया, मतलब m1 भी 1 हो जाएगा, m2 भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ सिर्फ वेक्टर q बचेगा, यहाँ वेक्टर p बचेगा, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो कि मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु मतलब होता क्या है भैया जी, मध्य बिंदु का नियामक मतलब हुआ कि m1 भी 1 हो गया और m2 भी 1 हो गया। इसका मतलब ये वेक्टर q यहाँ बचा, यहाँ वेक्टर p बचा, ऊपर वेक्टर p और वेक्टर q बचा है, नीचे में 1 + 1 2 हुआ। ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। अब सीधे आज भी जो है हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको रिवीजन कर लेते हैं।
और हम लोग अक्सर जब भी रिवीजन करेंगे ना स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, क्योंकि उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का कौन कौन सा है, ये मात्रक सदिश से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, उसके बाद ये मापांक से क्वेश्चन आएगा, फिर ये दिक् अनुपात दिक् त्रिज्या से क्वेश्चन भरपूर पूछा जाएगा, उसके बाद अदिश गुणन और सदिश गुणन उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे से इसको देखना है आपको। चलिए अब हम लोग अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल इसको देख लेते हैं। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्या आ जाता है क्लास वाला रिवीजन का? अरे लगता है बहुत ज्यादा, अरे कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, अब रिवीजन का नाम हटा देते हैं, अब हम लोग क्लास कर रहे हैं। हाँ जी, अब क्लास ही हो रहा है तुम साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में समय लग गया उसमें, जो मैंने प्रकार पढ़ाया नहीं था और रिवीजन में हम लोग उसको कंप्लीट किया। कोई बात नहीं, कंप्लीट तो हो गया ना? हाँ जी कंप्लीट हो गया, वही सबसे अच्छी बात है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। सुनिए, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट मतलब दो सदिश का अदिश गुणनफल देखेंगे। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हम लोग कल भी देखे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये थीटा है, हम लोग पढ़े थे पहला फॉर्मूला दोनों में, ये सदिश गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है। इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखना। ठीक, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए ना, तो हम लोग देखे थे क्या होता था, इस दोनों का मोड यहाँ पर cos थीटा आता था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। इस वेक्टर ए और वेक्टर बी जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, दोनों का सेम आपका मोड आता था, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा आता था, साइन थीटा, और साथ ही साथ दिशा दिखाने के लिए एक एन केप लाते थे। हाँ जी बिल्कुल, ये एन केप इस वेक्टर ए पर और वेक्टर बी दोनों पर लंब होता था। ये जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इस पर लंब एक एकांक सदिश मात्रक सदिश एन केप होता था। ठीक, ये दोनों हम पढ़े। फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग एंगल निकालना सीखे। यहां से cos थीटा अकेला करेंगे तो क्या होगा, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में इसके मोड से डिवाइड कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग एंगल निकाले थे, तो वहां पर भी सेम इसमें इससे डिवाइड करते थे, लेकिन क्या होता था, लेकिन यहाँ पर ये मोड लाते थे। मोड क्यों आया, किस लिए आया? मोड लाए क्यों? इस एन केप को हटाने के लिए। जैसे ही यहाँ मोड आया सब में मोड आ जाएगा, क्योंकि न्यून कोण है, न्यून कोण में साइन, न्यून कोण में हमेशा प्लस ही होता, इसलिए साइन में मोड नहीं लगाए, एन केप का मोड 1 हो जाएगा, एन केप हट जाएगा, साइन थीटा अकेला कर लिए, इससे इधर भाग लग गया। अगर समझ में नहीं आया तो छड्डो, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। अदिश गुणनफल के लिए cos थीटा बराबर होता है इसके डॉट प्रोडक्ट में इसी के मोड से भाग कर देना, जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना उसमें इसी का मोड से भाग कर देंगे। साइन थीटा में क्या होता था, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लेंगे, मोड लेंगे, उसमें हम लोग इसी के मोड से भाग कर देंगे, तब हमारा एंगल निकलता था। ठीक, दूसरी बात जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखेंगे, क्या यहाँ cos थीटा है, cos थीटा 0 कब होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसमें हम लोग, ये स्पेशल कंडीशन है 90 डिग्री वाला, डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री स्पेशल है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री भी स्पेशल है और 90 डिग्री भी स्पेशल है। ठीक, तो देखो जब दो वेक्टर है, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो इस फॉर्मूले के अनुसार डी थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी अगर 0 हो गया तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। इसको ध्यान में रखना, कोई भी अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, इसका मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, जैसे ही यहाँ 90 पुट करेंगे ये 0 से गुना करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा अगर 90 तो ए डॉट बी 0। बोलो, जहां जहां थीटा 90 वहां वहां ए डॉट बी 0, जहां जहां ए डॉट बी 0 वहां वहां थीटा 90, जहां जहां एंगल 90 वहां वहां ए डॉट बी 0, जहां जहां ए डॉट बी 0 वहां वहां एंगल 90 डिग्री। चलिए, इससे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक रहेगा ही रहेगा। सेकेंड, इसमें ध्यान में रखना है, क्रॉस में क्या ध्यान में रखेंगे, ये 0 कब होता, ये 0 होता है 0 डिग्री पर। मतलब अगर एंगल 0 डिग्री हुआ, अगर वेक्टर ए है, इधर ही वेक्टर बी भी आ गया, मतलब एंगल थीटा का मान 0 डिग्री है, या तो अच्छा थीटा का मान 0 या फिर पाई या इसका मल्टीपल्स हो,
ठीक 2 पाई 3 पाई इस तरह हो, उस कंडीशन में क्या करना क्या क्या नहीं करना उसको समझो। ये 0 होगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मेरा 0 निकल जाएगा। समझ रहे हो? फिर से समझो। अगर एंगल, अच्छा पाई पाई को हटा देते हैं, अगर एंगल 0 डिग्री है या फिर पाई या 2 पाई, अभी मैं 0 के लिए याद करवा रहा हूँ। अगर एंगल 0 है इसका मतलब ये ए और बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। सुनना, जहां जहां एंगल 0 डिग्री वहां वहां क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट 0 वहां वहां थीटा 0 डिग्री। समझ रहे हो? जहां जहां एंगल 0 होगा वहां वहां उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे यहाँ पर जहां जहां थीटा 90 वहां वहां डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री, जहां जहां डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री वहां वहां थीटा 90। सेम वही फंडा से यहाँ, इसी से कुछ जो आपके एग्जाम में घुमा करके पूछता है उसको समझो। एग्जाम में पूछेगा कैसे, यहां देख रहे हैं एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ रहा है, मतलब हम लोग जानते हैं इसको हम लोग आई कैप कहते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ। दूसरा रेखा भी अगर आई कैप ही हो जाए, एक्स एक्सिस की तरफ ही हो जाए, तो उसको किस प्रकार डिनोट करना है। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा। मतलब आई इधर गया, उधर अगर आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, समझना, इधर हमारा आई कैप है, इधर हमारा जे कैप है, इधर हमारा के कैप। दो हम लोग मात्रक सदिश लेंगे, आई कैप में आई कैप से ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा हम लोग अभी तुरंत देखें। क्या देखें, आई कैप में आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एंगल कितना है 0 डिग्री है। आई कैप में फिर से आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल कितना है 0 डिग्री है। ऐसा नहीं ना, आई कैप में जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। समझना, अगर आई कैप में आई कैप से मल्टीप्लाई, आई कैप में इसी के ऊपर आई कैप, दो हम लोग वेक्टर ले रहे हैं, पहला आई कैप दूसरा भी आई कैप, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब एंगल 0 डिग्री, जहां जहां एंगल 0 डिग्री वहां वहां उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, इसका 0 इसका 0। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा आई क्रॉस आई, ऑप्शन दे देगा 0 डिग्री 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, रिजल्ट क्या होगा नन ऑफ दीज, तो आपको 0 में टिक लगाना है। ठीक, सेम इसी तरह इसमें भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो किस प्रकार पूछेगा सुनो। अभी हम लोग तुरंत देखें, अगर जहां जहां 90 डिग्री वहां वहां डॉट प्रोडक्ट 0, तो दिख रहा है आई और जे के बीच 90 डिग्री का रिलेशन बन रहा है। आई और जे के बीच जो है 90 डिग्री का रिलेशन बन रहा है। जहां जहां थीटा 90 डिग्री वहां वहां उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, मतलब आई डॉट जे 0 होगा। जे और के बीच भी, जे और के बीच भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जे है ये के है, इस दोनों के बीच भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो जे डॉट के ये भी आपका 0 होगा। और आई और के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो आई डॉट के ये भी आपका 0 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब जो मैं लिखा रहा हूं ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका देखो देखी बन जाएगा, बस समझना है। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बस समझ ही लो। और मैं क्या कहूंगा, क्रॉस है तो दोनों सेम रहेगा तब 0 होगा, बिंदा आएगा अलग अलग होगा तब 0 होगा। समझ रहे हो? समझना, अगर बिंदी आएगा तो दोनों अलग अलग होगा तभी 0 होगा। हाँ जी, अलग अलग होगा तो ना आप लट्टू हो जाओगे, बिंदा आएगा तब। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको समझना होगा। अगर बिंदा आ गया दोनों अलग हो जाएगा तब सामने वाला 0 हो जाएगा। अगर बिंदा नहीं आएगा क्रॉस आएगा तो दोनों बराबर होगा तब 0 होगा। ठीक, दिमाग समझना। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ गई। तीसरा जो कि इसमें अक्सर ये तो कम ही पूछता है, लेकिन तीसरा वाला ज्यादा पूछता है, वो क्या, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, समझना। अगर ये 90, मान लो ये आई कैप है ये जे कैप, चलो हम आई कैप जे कैप से ही चलते हैं। अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो सिंपल सा एंगल 90 डिग्री साइन 90 मान 1 होता है। जब पुट करो तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इस दोनों का मोड इंटू साइन थीटा और एन कैप। देख, हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे, बी की जगह जे, आई जे इस दोनों का मोड, आई का मोड जे का मोड, साइन 90 का मान साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, ए और बी पर परपेंडिकुलर है, आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन था, ये के कैप था, तो एन कैप की जगह पर के कैप आ गया। सबका नाम चेंज कर दिए, हाँ जी, इसको हटाया जाए, सबका नाम चेंज हो गया, ए की जगह पर आई, बी की जगह पर जे और एन कैप की जगह पर के, आई जे के आ गया। ठीक, अब समझना, यहां समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई
क्रॉस जे बराबर होता है, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1, साइन 90 का मान आपका 1 हो गया, अगेन के कैप, इसका मतलब आई क्रॉस जे ये आपका के कैप होता। ठीक, बातें समझ में आई भैया? ठीक, लेकिन एक बात, अगर जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कभी बराबर नहीं होता वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, इसमें माइनस चिन्ह लगता है। मैंने उस दिन बताया था आपको, जैसे ही इसको उल्टा करेंगे ये आपका माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो भैया समझ में आया। हमको याद करने का तरीका बताइए। ठीक, अब याद करने का तरीका सुनिए, ये सब हटाइए, इसको लिख लीजिए। ठीक, अब याद करने का तरीका कैसे याद रखा जाए, क्योंकि इससे आपका एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक सर्कल का निर्माण बना लो, घड़ी कैसे घूमत है, एक टिप ऐसे घूमत है। ठीक, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। सुनो, अगर घड़ी की दिशा में रहेगा तो माइनस चिन्ह नहीं लाना है। सुनो, तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए आप। जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के। जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा आए ना, सिंपल सा एक चित्र बना लेना और बना लेना आप। देखो आई से जे जा रहा है, आई से जे गए, घड़ी की दिशा में है, तो जे के बाद क्या आ रहा है? के, तो यहाँ के हो जाएगा बिना माइनस प्लस का, उल्टा जाएंगे तब माइनस। जे क्रॉस के, जे के बाद के आया घड़ी की दिशा में, तो के बाद आई, यहाँ आई लिख देना। ठीक, अगेन के क्रॉस आई, के बाद आई है क्योंकि घड़ी की दिशा में है, फिर जे होगा। जे क्रॉस आई, जे के बाद आई नहीं है, जे के बाद आई पीछे आ रहा, जब पीछे आ रहा तो घड़ी की उल्टी दिशा में, तो के हमारा माइनस के होगा उल्टा दिशा में। ठीक, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इधर है, देखो उल्टा दिशा में चित्र इस तरह ना मैं ड्राइंग है, घड़ी ऐसे घूमता, के से जे उल्टा जा रहा, तो जे के बाद आई माइनस आई होगा, घड़ी से उल्टा जाएगा तो माइनस लगेगा। आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आ रहा, देखो आई क्रॉस के है ना, आई के बाद के आ रहा, उल्टा आ रहा, तो माइनस जे, इसको ध्यान रखना। वरना ये वाला फंडा देखोगे, आई जे को उल्टा दी, जे आई तो माइनस आ गया, माइनस के आ गया, जे क्रॉस के आई था, इस दोनों को पलट दिए तो आई में माइनस लग गया, के क्रॉस आई जे था, इस दोनों को पलट दिए तो जे में माइनस लग गया। बस यही है आपका जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, सिंपल सा। इस दो चीज को आप अपने माथे में डाल लोगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर रखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्टिव में भी काम देगा। बस छोटा सा यहां से लेके यहां तक आपको अपने दिमाग के किसी एक छोटे से कोने में छिपाकर इस चीज को रख लेना है। एक और चीज, थीटा बराबर 0, अगर एंगल 0 डिग्री ले लें, मतलब या एंगल अगर 0 डिग्री लीजिएगा तो क्या होगा? ये 0 होगा, 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक भैया जी, 0 डिग्री मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के ऊपर ही एक और वेक्टर ले लिए, मान लो वेक्टर ए ही ले लिए, 2 बार वेक्टर ए ले लिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा? क्योंकि एंगल थीटा तो मेरा कितना आ रहा है? 0 डिग्री ना, थीटा 0 मतलब cos 0 हमारा 1 हो गया। ओ भैया जी cos 0 1 हो गया, हाँ जी। जैसे यहाँ cos 0 1 हुआ तो वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर ए का मोड, वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर ए का मोड इंटू cos थीटा था। थीटा हमारा 0 है, तो cos 0 हमारा 1 हो गया, बच गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता। कभी भी ये फॉर्मूला आएगा, जब सवाल नहीं बनेगा तो यही फॉर्मूला साथ देगा। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका साथ देगा। मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ जितना बोर्ड में अभी लिखा हुआ है, अगर इतना सा वेक्टर में आप कंप्लीट कर लोगे तो मेरी बात मानो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। बस इतना सा, मैंने क्या क्या कहा हुआ, ए डॉट बी दोनों का मोड इंटू कॉस थीटा के बराबर होता। फिर इसे कॉस थीटा अकेला करेंगे, इसे डिवाइड इधर हो जाएगा। ठीक, अगेन सेम आपका क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ यहां पर साइन थीटा लगेगा, ए क्रॉस बी, इस दोनों का मोड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब साइन थीटा यहां से अकेला करेंगे तो इसके मोड में इसे डिवाइड कर देना। ये एन कैप कहाँ गया? जब मोड करेंगे ना, एन कैप हमारा 1 हो जाएगा। इतना सा पहले दिमाग में बैठा लेना, पहला चीज दिमाग में बैठ गया। दूसरा चीज बैठाना है, जब हम लोग इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जब एंगल हम लोग 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 0 होता, मतलब ए डॉट भी 0 हो जाएगा। जिस जहां जहां 90 डिग्री वहां वहां डॉट प्रोडक्ट 0। तो 90 ले रहे हैं तो आई डॉट जे हमारा 0 होगा, जे डॉट के हमारा 0 होगा, आई डॉट के हमारा 0 होगा। क्यों 0 हुआ? क्योंकि आई और जे के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा। ओके, दूसरी बात इसमें ध्यान में रखना है, क्या अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब इसी रेखा के ऊपर और एक रेखा आ जाए, हाँ जी,
जहां जहां एंगल जीरो वहां वहां क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? साइन जीरो हमारा जीरो होता, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। तो जहां जहां 0 डिग्री वहां वहां ए क्रॉस बी जीरो। उसके बाद आई क्रॉस आई, देखो आई के ऊपर आई जा रहा, थीटा का मान जीरो हो रहा, तो जहां जहां जीरो वहां वहां क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ए क्रॉस बी बराबर होता, जब उल्टा लेंगे तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता। इसमें ऐसा नहीं होता, ये भी लिख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं, इसमें खुला साड़ है, इसको उल्टाओ कुछ नहीं होगा। तो भैया जी अब हमको तीसरा रूल बता दीजिए। वैसे सुनिए, आज हम लोग सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं का? अरे भाई साहब, सिर्फ रिवीजन चला और कुछ ना चला। चल, अगर एंगल 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कब काम आएगा? अच्छा जी, कब काम आएगा? ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मोड ए का होल स्क्वायर, ये काम आएगा। आज हम लोग से एक क्वेश्चन बना के तब आज लेक्चर बंद करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, ये एक सिंपल सा घड़ी रूल है जो आपको ध्यान में रखना, समझ में आ जाएगा। इस जितना ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरी मानो तो चाहे इसके साथ जो करना पड़े वो करो, इसको कंप्लीट करो बस। इसको कंप्लीट हर हालत में आपको करना है, चाहे इसके साथ आपको जो करना पड़े वो करो, इसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक, कंप्लीट हुआ, हम लोग आगे चले हल्दी हल्दी। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा सा दो चीज और बताना है, बाकी सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बाकी आप बुक में जाओ, भरपूर बनाओ, दिक्कत होगा हम है, क्या गम है, ठीक है। पूछो आकर के, दिक्कत नहीं हुआ, कौन कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, अब सिर्फ समझना है क्वेश्चन को और बनाना है बस, और कुछ ना करना। चलिए इसको मिटा दें, इसको मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, जब सवाल नहीं बनेगा तब ये काम देगा। जब जब आएगी याद तो यही सब फॉर्मूला आपको ध्यान देगा, आप पर ध्यान देगा। हाँ जी, चलिए हम चलते हैं, साथ हो जो मेरे, ला 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 ला। आज शुरू से लेकर अंतिम तक वेक्टर का रिवीजन ही करना है। हाँ जी, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ही वीडियो में ले आए। अच्छा कोई बात नहीं, अब देखना इसके बाद मैं जब रिवीजन करवाऊंगा ना 10 मिनट में, हाँ जी 10 मिनट में, जितना आज आप पढ़े हो ना सब 10 मिनट के अंदर आप पढ़ोगे, घबराओ मत। ठीक, अभी स्टार्टिंग है ना तो थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो, कोई नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला ध्यान में रख लो, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा याद करने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता सदिश वाले में, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक, इसे एक त्रिभुज का निर्माण अगर हो रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड इंटू 1/2, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा अरे अच्छे से लिखो भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसमें आपका 1/2 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? जैसे ये समांतर चतुर्भुज, हम लोग क्या सीखे, जो आधा करिए आपका क्या हो गया, त्रिभुज बन गया, इसका 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड था, इसमें दो गो है इसलिए यहाँ पर 1/2 हट गया। हाँ जी, चलिए ये बातें समझ में आई, सिंपल सा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज टाटा बाय बाय। मैं सोच रहा हूँ क्या नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है डिफरेंशिएट स्टार्ट कर दें। आज जो बचा हुआ है ना सवाल ववाल, इसको एग्जाम के अंतिम में इस पर सवाल को बनाएंगे, जिससे आपके दिमाग में वो चीज रहेगा, और सारा जितना कॉन्सेप्ट है वो तो मैं रिविजन करवाता रहूंगा, आप तो भूलोगे नहीं, लेकिन जो सवाल है मुझे पता है आपको बताऊंगा मैं, फिर आप भूल जाओगे। क्यों ना एग्जाम से पहले आपको बताया जाए और आप भूलो ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन, वो जरूरी है आपको बताना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। हो सकता है कल से ही हम लोग जो है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन वो स्टार्ट कर दें। ठीक, चलो ये आपका रिवीजन होते रहेगा। हम लोग पहले उस क्वेश्चन को देख लेते, जो क्वेश्चन मैंने कहा ना कि वो क्वेश्चन, वो फॉर्मूला जो है आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता, जब सवाल नहीं बनेगा आखिर वो फॉर्मूला कब काम में आएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया है तो हम लोग आपके एग्जाम से ही क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्या पूछा तो गया है, 2020 में पूछा गया है। आप खुद बोलोगे भैया आखिर करें क्या, यहाँ पर कुछ समझ में आना आ रहा है। हाँ जी, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना, वहां पर वही फॉर्मूला आपको निकालेगा। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि
वेक्टर ए का मोड इक्वल टू 2, वेक्टर बी का मोड इक्वल टू 3 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 4 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 4। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो भैया जी ये क्या क्या आप क्वेश्चन बता रहे हैं, आप हमें कुछ समझ ना आ रहा है। आपकी अक्षर ऊपर से इतनी ज्यादा ही अच्छी है कि कुछ कहा ही ना जाए। हाँ जी, दो सदिश दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दो सदिश वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, इसमें ये सारे टर्म आपको पता है, आपको ये निकालना है। देखिए ये कब नहीं समझना, आपको दिमाग लगाना है, आपको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड निकालना है। पहले ना तो आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, ना तो आपको वेक्टर बी दिया हुआ है। जब वेक्टर ए नहीं है आपके पास, वेक्टर बी भी नहीं है आपके पास, तो आप कैसे पुट करोगे और ए माइनस बी कैसे निकालोगे? कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा। तब मैंने कहा था जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तब अपने ब्रह्मास्त्र को यूज करना। वो ब्रह्मास्त्र का नाम है क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मोड ए का होल स्क्वायर। इसको उल्टा दो ब्रह्मास्त्र को, हाँ बोल सकते हैं मोड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका 2 बार डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ जी, बस वही चीज तो यहाँ पर है। इसके जगह हम लोग ए की जगह पर लिख देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ए माइनस इसको 2 बार मल्टीप्लाई, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। मतलब जैसे मोड का होल स्क्वायर करते हैं ना, अंदर में जो भी रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। मैंने कहा ना ये ब्रह्मास्त्र है आपका। जब सवाल ना बने इसको आपको आह्वान करना है और आपका सवाल बनेगा। ठीक, मोड ए का होल स्क्वायर है तो जो अंदर में था उसको डॉट प्रोडक्ट किए, तो मोड ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो अंदर में रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये आपका ब्रह्मास्त्र है भैया जी। देखिए अब कैसे करना है, तो सॉल्यूशन करना है, मोड ए माइनस बी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या होगा, मोड ए माइनस मोड बी, मोड ए क्यों मैं कह रहा हूँ, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। कैसे हुआ ये, इसके होल स्क्वायर करने से हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को में लिख लो, तो मोड ए का होल स्क्वायर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल सा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस गुना माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर से ये काम हो गया, ए वाला काम हुआ, फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस गुना माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मोड ए का होल स्क्वायर होगा, इसको लिख सकते हैं मोड ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कोई काम का ना होगा, लेकिन वही निकला आपका सब काम का। हाँ जी, यहाँ देखिए मोड मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, हम लोग लिख सकते हैं इसको बी डॉट ए को उल्टा करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हम लोग जानते हैं ना ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए का। हाँ जी, तो यहां से बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी लिख लिए, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसका मोड का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी के मोड का होल स्क्वायर। आगे अरे रुक जा, ऐसे ना कर मेरे साथ। ठीक, देखो यहाँ पर माइनस ए बी माइनस 2 ए बी हो गया, मोड ए का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। आगे मोड ए का होल स्क्वायर क्या होता है, मोड ए का मान 2 है, 2 का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी 4 है, इस ए डॉट बी की जगह 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 प्लस वेक्टर बी का मोड 3 है, 3 का होल स्क्वायर बन गया आपका 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 4 13 माइनस 8, 2 5 8 5 13। चलिए इसका आंसर 5 आ गया। किए क्या, कुछ ना किए हम लोग, बस अपने आप बन गया। तो हमेशा ध्यान में रखना ये सारी बातें आपको बनाना होगा। क्या, पहले इसको मैं मिटाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये हूबहू इसी तरह बनेगा, बस आपको अपना दिमाग लगाना है घोड़ा वाला। हाँ जी, इसको मिटा दें, आपको बनाना होगा ना इसके बाद। चलिए बनाओगे आप। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब। इस क्वेश्चन को बनाइए आप और इसका वैल्यू निकालिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन बनाना है, परेशान नहीं होना आपको, परेशान नहीं होना है सर जी। ठीक, हल्दी हल्दी इसका मान निकालिए। क्वेश्चन चेंज करें, थर्ड क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन बन गया होगा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्लस का मान निकालना होगा। ठीक है, यही आपका दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनाने के लिए मिला है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनाना है।
एक में ही नहीं बना देना, अलग अलग बनाना, क्वेश्चन उतार के बनाना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग सांतत्य इसको देखेंगे। देखते हैं, हो सकता है इसी को स्टार्ट कर दे, वरना हम लोग एक और क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो, मैं आपसे राय ले लूंगा, परेशान ना होना आपको। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।